हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 21 मई 2017 IT एडवांस का पेपर हुआ है। पेपर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिनका पैटर्न है, एक बार जरा उनको देखा जाए। पेपर 2 में अगेन केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चंस हैं और इस 18 क्वेश्चन को उन्होंने 3 सेगमेंट में या 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहला सेक्शन जो है उस पहले सेक्शन में SCQ इन्होंने पूछा हुआ है और यहाँ पे 7 SCQ के क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन हैं, उन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। अगेन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया है। 1 क्वेश्चन सही होने पे 3 नंबर, गलत होने पे -1। सेकंड सेक्शन में इन्होंने MCQ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी 7 हैं। और जैसा कि पहले पेपर में हमने लिया हुआ था, एक्जैक्टली वही मार्किंग स्कीम यहाँ भी है कि अगर क्वेश्चन सही होता है 4 नंबर, गलत होता है तो -2 नंबर, और अगर आपने पार्शियल सही किया हुआ है तो हर ऑप्शंस पे +1 नंबर। सेक्शन 3 में इन्होंने पैराग्राफ पूछा हुआ है। पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स हैं। इसी पैराग्राफ में 2-2 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस पे 3 मार्क्स है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड किया हुआ है। तो ये 18 क्वेश्चंस जो पेपर 2 में पूछे गए हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट पर डिस्कस करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर 2 में कौन कौन से थे और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का IT ने एडवांस में पूछा हुआ है वो ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इन्होंने बाइफिनाइल ले रखा है। इसे बाइफिनाइल के एक ऑर्थो NH2 लगा रखा है और मेटा इन्होंने OH लगा रखा है और रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस और साथ में सेकंड स्टेप में एक्वस NaOH। तो क्वेश्चंस को देखकर डायरेक्ट आंसर लगाने की कोशिश न करें, अप्रोच को समझें। रिएक्शंस में कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, क्या कोई न्यू रिएक्शन तो नहीं है। कुछ बेसिक चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर वो बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर हैं तो क्वेश्चन को करना आपके लिए आसान होता है। अब जरा रिकॉल करिए कि आपने NaNO2 HCl का रिएक्शन कहाँ पढ़ा हुआ है, तो तुरंत दिमाग में आएगा एनिलीन। एनिलीन या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर जब NaNO2 HCl का ट्रीटमेंट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है और आपने किसी को बोला होगा डाइज़ोनाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब इस एनिलीन के ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन कराओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इसे डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर मैं लिख दूं तो ये आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया। यहाँ N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका बाइफिनाइल SH है और यहाँ पे इन्होंने ले रखा है OH, ये बना लिया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके बाद सेकंड स्टेप में एक्वस NaOH। अब आप सोचिए NaOH क्या कर सकता है। NaOH बेस है और साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल। तो 2 चीज हो सकती है, या तो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करके नाइट्रोजन गैस को निकाल दे और यहाँ सिस्टम में OH आ जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि ये एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींच ले, O- बना ले और O- बनाने के बाद इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये पोजीशन और ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाए। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते ही, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो दैट मींस इन्होंने किया क्या कि इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रखा है कि ये एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर ले। तो इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का यूज किया है। आपने पढ़ा होगा जब फिनॉल्स के ऊपर डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं तो उससे हमें डाई मिलती है। तो इन्होंने कोशिश किया हुआ है कि इसी पर्टिकुलर एक साथ जोड़ दिया जाए कि यहाँ पर एरोमेटिक अमीन को इन्होंने डाइज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसी डाइज़ोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन करा दिया। और ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाइज़ोकप्लिंग रिएक्शन होगा और डाइज़ोकप्लिंग रिएक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं सिस्टम में डाइज़ोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ कपलिंग हो जाए। तो इसी पर्टिकुलर के बेसिस पे ये इसके ऊपर अटैक किया और रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो रिंग की फॉर्मेशन की बात करें तो जो ऑप्शन बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, C। तो दैट मींस ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम के टर्म से बोलते हैं तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने एनिलीन से NaNO2 HCl दैट मींस डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराया और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराने के बाद इन्होंने डाइजो कपलिंग रिएक्शन कराया और डाइजो कपलिंग रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इन्होंने रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के थ्रू IT ने 2-3 कॉन्सेप्ट को जोड़ने की कोशिश किया हुआ है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन
जो कि आपसे पूछा हुआ है वो बेसिक कैरेक्टर के ऊपर है। इन्होंने पूछा हुआ था ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इन्होंने एक कंपाउंड दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड NH NH2, इसको बोलते हैं एमिडीन। CH3 C डबल बॉन्ड NH NH2 इसको बोलते हैं एमिडीन। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसी पर्टिकुलर को ऐसे मिला दें तो एक साइक्लाइजेशन होते हुए इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी, और अगर इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी तो साइक्लिक सिस्टम में इन्होंने एमिडीन को जोड़ रखा है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसी पर्टिकुलर एक और साइक्लिक सिस्टम बनाते हुए ऐसे ले लिया है, और यहाँ पे इन्होंने ले लिया हुआ है NH2 C डबल बॉन्ड NH और NH2 गुआनिडीन, और आपसे पूछ लिया कि बेसिक कैरेक्टर बताइए। तो जैसे कि मैंने अपने बुक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में बताया होगा कि हर चीज के पीछे बेसिक होता है। अगर वो बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर है तो क्वेश्चन को करना आपके लिए काफी आसान होता है। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ बताइए, तो आपके दिमाग में केवल घूमना चाहिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर डोनेटिंग एटम। कि जो डोनेटिंग एटम है उसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, देने के कैरेक्टर उतना ही उसके पास ज्यादा होगा। तो अगर आपको मालूम है कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा लेता है, उसके बाद हाइपरकंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा दो। तो यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर डोनेटिंग एटम। तो सबसे पहले ये भी देखना है कि कौन सा एटम डोनेट करेगा अगर सिस्टम में एक से ज्यादा डोनेटिंग एटम मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, दैट मींस इसका जो लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड सब क्या है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में होने के कारण अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन की बढ़ रही है। तो इसमें अगर एक से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है तो पहले ये डिसाइड करना कि कौन सा अटैक करेगा। यहाँ भी अगेन A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस से इस पर्टिकुलर को अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, ये पर्टिकुलर भी इसका अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे बात करें तो A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, तो ये भी प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ भी आपको मिला NH2 का प्लस M, यहाँ भी आपको मिला NH2 का क्या मिल गया प्लस M। यहाँ बात करें तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस NH का इसको प्लस M मिला है, यहाँ बात करें इस NHR का प्लस M इसे मिला है। यहाँ अगर बात करें तो ये भी NH2 प्लस M से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पे CH3 जो कि प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बढ़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्लस I लगा हुआ है, प्लस M लगा हुआ है, प्लस I लगा हुआ है, प्लस M लगा हुआ है, प्लस I लगा हुआ है, यूं कहें कि यहाँ पे कुछ हद तक माइनस I लगा हुआ है, तो माइनस I लगा हुआ है साथ साथ प्लस M लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो केवल प्लस M और प्लस M लगा हुआ है, और आपको मालूम है कि प्लस M का ऑर्डर या प्लस M का पावर प्लस I से हाइपरकंजुगेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर गुआनिडीन के पास नाइट्रोजन है, इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है, तो दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट हो गया। तो फोर्थ सबसे ज्यादा, ए ऑप्शन में सेकंड बोला है, दैट मींस इसे काट सकते हैं, बी में फोर्थ बोला है हो सकता है, सी में फोर्थ बोला है हो सकता है, डी में बात करें फर्स्ट बोला है, दैट मींस इसे भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बोला था कि प्लस आई, यहाँ भी हमने बोला प्लस आई, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड का माइनस आई, डबल बॉन्ड का माइनस आई, और अगर डबल बॉन्ड का माइनस आई इन्वॉल्व है और साथ साथ इस पर्टिकुलर में एरोमेटाइजेशन भी इन्वॉल्व, तो माइनस आई के साथ साथ एरोमेटाइजेशन इन्वॉल्व है, दैट मींस देने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम आएगी, और देने की टेंडेंसी कम आएगी तो दैट मींस थर्ड आपका सबसे लास्ट में होगा, थर्ड आपका सबसे लास्ट में होगा। तो इसी की बेसिस पे कह सकते हैं कि पहले फोर्थ, फिर उसके बाद आपका ये फर्स्ट, फिर सेकंड, लास्ट में थर्ड, क्लियर, और आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पे इन्होंने कोशिश ये भी किया हुआ है कि बच्चा बहुत ज्यादा रटे नहीं, मतलब यहाँ पे अगर बात करते ये भी एमिडीन ही है, और यहाँ पे अगर बात करते ये भी साइक्लिक एमिडीन से डिराइव्ड सिस्टम है, तो वो आपसे इस बारे में दिमाग नहीं लगवाना चाहते हैं कि आप डाटा को याद करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने फर्स्ट सेकंड को एसएस दे दिया। इन्होंने आपसे केवल इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश किया थर्ड और फर्स्ट या सेकंड आपको अच्छी तरह से आता है या नहीं आता है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी इन्होंने क्या लिया हुआ है, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, मतलब आपका सारा का सारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, वन पे होना चाहिए, और साथ साथ थर्ड पे होना चाहिए। कि थर्ड अगर आपको ये मालूम चल जाए तो सबसे लास्ट है, और फोर्थ अगर आपको मालूम चल जाए तो सबसे फर्स्ट है, आप आसानी से बता सकते हो कि जो ऑर्डर होगा वो आपका ये हो जाए। तो कभी कभी क्वेश्चंस को करने से पहले ये भी देख लिया जाए, ये भी देख लेना चाहिए
कि क्या कहीं ऑप्शंस के बेसिस पे भी हम चीजों को आसानी से गेन तो नहीं कर सकते हैं। तो कभी डायरेक्ट रटिए नहीं, बल्कि कभी कभी चीजों को समझिए भी, और अगर कभी फंस जाए तो फंस जाए तो उस पर्टिकुलर केसेस में आप ऑप्शंस के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईआईटी ने आपसे पूछा है मल्टीपल करेक्ट में, जहां एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। तो यहां पे उन्होंने पूछा हुआ है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज या आर। और यहाँ पे ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, अगर कार्बन sp3 है तो वहां पे अगर बात करते हैं नॉर्मल पिक्चर में SN1 रिएक्शन और साथ साथ बात करते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का भी एक बेसिक होता है जिसको मैंने अपनी दूसरी किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में समझा रखा है कि SN1 दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और SN2 दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद लिविंग ग्रुप। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हैं तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। और अदरवाइज बच्चों के दिमाग में होता है कि SN1 का जस्ट उल्टा SN2 होता है, लेकिन कभी भी ये नहीं। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में SN1 का रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो और साथ साथ रिएक्शन SN2 का रेट भी फास्ट हो, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। अब एनालाइज करिए, तो इन्होंने एक दे रखा है बेंजीन, इसमें CH2Br, बेंजाइल ब्रोमाइड, यहां उन्होंने दे रखा है साइक्लोहेक्सेन CH2Br, यहां दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहां दे रखा है बेंजीन CH2Br और CH3। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि क्या SN1 रिएक्शन हो सकता है, तो कहां-कहां हो सकता है। जैसे मैंने बोला SN1 रिएक्शन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे अगर आपने Br को निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, रेजोनेंस मिल जाएगा, मतलब SN1 होने की पूरी गुंजाइश है। यहाँ पे अगर Br को निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, तो केवल एक हाइपर कंजुगेशन और एक इंडक्टिव है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कुछ हद तक यहाँ SN2 भी हो सकता है, SN1 थोड़ा अवॉइड करें। डिपेंड करता है रिएजेंट आपने क्या लिया है, वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है SN1 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है SN2 हो सकता है। यहाँ अगर बात करें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन से Br को निकाल के कार्बोहाइड्रेट बनाए, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बनेगा, दैट मींस केवल और केवल SN1। तो SN1 के साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अप्रोच करना उतना डिफिकल्ट होगा। और अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले Br निकला होगा, कार्बोहाइड्रेट बना होगा, और इसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया होगा। दैट मींस यहाँ पर कंप्लीट SN1, यहाँ पर बात करें तो कंप्लीट SN1, यहाँ बात करें तो हम कह सकते हैं SN2, यहाँ बात करें तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है और फिनाइल का माइनस आई लगने के कारण इस पर्टिकुलर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम में SN1 भी होगा, साथ साथ SN2 भी होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो चूंकि यहाँ से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो इस पर्टिकुलर पे हम SN1 भी सोच सकते हैं। कुछ हद तक चूंकि सेकेंडरी है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक के पास ऐसा भी देखा जाता है कि SN2 की भी कुछ संभावनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और साथ साथ ये सेकेंडरी है। SN2 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो होगा वो कौन सा होगा, SN1, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं होगा और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा स्टेबल। अब जरा ऑप्शंस के बेसिस पे चीजों को देखा जाए। पहला कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो जैसे मैंने बोला SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोचिए अगर इस पर्टिकुलर से Br को निकाल के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तुरंत रेजोनेंस मिल जाए, तो रेजोनेंस मिल जाएगा तो SN1 की पूरी संभावना है होगी, क्योंकि चूंकि सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ नहीं है और कार्बोहाइड्रेट स्टेबल है, हम सोच सकते हैं। अब बात कर रहा है कि थर्ड में चूंकि हमने बोला टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है और कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें जब भी होगा केवल SN1 होगा। तो दैट मींस पहला और तीसरा दोनों SN1 के थ्रू जाएगा और हम इस चीज को सही कर लेते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं, बी में ना बोला फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज SN2। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने क्या बोला कि चूंकि इस पर्टिकुलर कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी आसानी से हो सकता है, यहाँ पर माइनस आई भी लगा हुआ है फिनाइल का, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, चूंकि क्राउडिंग कम है तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना भी इसके ऊपर काफी आसान होगा।
तो ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें SN1 भी सोचना है, साथ साथ SN2 भी सोचना है। डिपेंड करता है रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है SN2, रिएजेंट वीक है SN1। तो चूंकि क्वेश्चन में रिएजेंट लिखा हुआ नहीं है और जो लिखा हुआ नहीं है SN2 हम सोचेंगे। तो फर्स्ट मे बी SN2, सेकंड मे बी SN2, ये भी सही है। तीसरा एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर्टिकुलर में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से लिखा गया तो यहां पर है कंपाउंड 4 अंडरगो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन इस पर्टिकुलर कार्बन में कायरलिटी है, और अगर कायरलिटी है और अगर आपने SN2 सोचा तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है, और बैक साइड से अटैक होने के कारण जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां होगी उसका इन्वर्जन वहां आपको दिख जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें लोग अलग अलग चीज दे सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वाले अलग अलग राय भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की राय मानूं और मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे जो फील होता है उसमें होगा SN1। SN1 इसलिए कि कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, और कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। इस पर्टिकुलर ग्रुप स्टेरिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, 3 बड़े बड़े ग्रुप, एक हाइड्रोजन जरूर है। कुछ किताबें जरूर सोच सकती हैं कि सेकेंडरी भी होगा, लेकिन सेकेंडरी होते हुए SN2 तब होता जब वो CH3 होता, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता, उस केस में हम कह सकते थे SN2। लेकिन चूंकि इन्होंने बेंजाइलिक टाइप सिस्टम ले रखा है, और जब बेंजाइलिक टाइप सिस्टम ले रखा है तो इस हिसाब से हम कहेंगे SN1। क्यों? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इस पर्टिकुलर को अगर हम कुछ बुक्स के रेफरेंस के हिसाब से ही सोचते हैं तो हम पाएंगे, जैसे कॉलम ब्लूज एक किताब अच्छी है जिसको मैंने लगभग 10 बार पढ़ा होगा, और एक अच्छी किताब जिसको लेकर मैंने अपनी बुक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में काफी डेप्थ में चीजों को डालकर चीजों को समझाने की कोशिश किया हुआ है। उसमें अगर रेफरेंस को देखें तो अगर हम बात करते हैं SN2 की, तो इन्होंने बोल रखा है कि CH3Br अगर मिथाइल लेते हैं तो रिलेटिव रेट 1200 है। अगर यही चीज इथाइल ब्रोमाइड होता है तो यहाँ पे 40 है। अगर ये प्रोपाइल एन प्रोपाइल ब्रोमाइड होता है दैट मींस 16 है। अगर आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड होता है तो 1 है। और अगर ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो इसका मतलब 2 स्लोप टू मेजर। तो 2 स्लोप टू मेजर मतलब SN2 सोचना ही नहीं है, कंप्लीट क्या मैंने बोला था SN1 रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर यही चीज मैं बोल रहा हूं कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है तो उस केस में आप बोल सकते हो 1 है। लेकिन यही चीज अगर एक भी फिनाइल आ जाए कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में कॉन्सेप्ट SN1 की तरफ जाने लगेगा। अगर SN1 की बात करें और SN1 के रेट को सोचने की बात देखें तो अगर ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है तो इस केस में यहाँ पर 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 12 लाख की बात कर रहा है। यही चीज अगर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है तो 11.6 मतलब SN1 SN2 कंपैरिजन में है, मतलब SN2 भी हो सकता है SN1 भी हो सकता है। यहाँ पे बात करते हैं इथाइल ब्रोमाइड दैट मींस 1। यहाँ पे बात करता है मिथाइल ब्रोमाइड दैट मींस 1 नियर अबाउट 1। तो नियर अबाउट 1 मतलब कह सकते हैं इन पर्टिकुलर में SN2 के होने के चांसेस ज्यादा है, इस पर्टिकुलर में SN1 SN2 दोनों के होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कंप्लीट SN1 रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आ रहा है तो रिएक्शन के मैकेनिज्म किधर की साइड भागेगी SN1 की तरफ, और ये सपोर्टिंग फैक्टर 12 लाख SN1 की तरफ। तो इसी की बेसिस पे हम आपसे कह रहे थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है दैट मींस कौन सा होगा SN1। तो यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं अलग अलग कोचिंग्स वाले अलग अलग टीचर्स अलग अलग राय दे सकते हैं कि उस सिस्टम में क्या है कायरलिटी है, और अगर कायरलिटी है और SN2 आपने सोच लिया तो कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि SN1 है, और अगर SN1 है तो दैट मींस आपको इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन वाले टर्म्स SN2 वाले टर्म्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पर काटूंगा। यहाँ पर बात करें द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फिर फर्स्ट पे थर्ड। अब एनालाइज करिए, अगर SN1 बोलते हैं तो SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो फोर्थ में रेजोनेंस आपको दिखेगा, दिमाग में आ सकता है ज्यादा होगा। फर्स्ट रेजोनेंस दिखेगा, आपको हो सकता है ज्यादा होगा। थर्ड आपको रेजोनेंस नहीं दिखेगा, लगेगा मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल CH3 बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, और जब बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो दैट मींस जब तक कि निकलेगा नहीं कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए जब भी होता है केवल और केवल क्या होता है SN1,
और ऐसा देखा गया कि इसका कार्बोडायनामिक स्टेबिलिटी और इनकी कार्बोडायनामिक स्टेबिलिटी नियर अबाउट सेम होती है। तो इसीलिए पहले ये होगा और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी। तो इसका मतलब SN1 गलत हो गया। अब SN2 सोचते हैं। SN2 अगर सोचते हैं तो पहला कह रहा है फोर्थ, फिर कह रहा है फर्स्ट और उसके बाद कह रहा है थर्ड। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें इस पर्टिकुलर में और इस पर्टिकुलर में, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। यहाँ स्टेरिक हिंडरेंस ज्यादा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है। तो दैट मींस इसका SN2 का ज्यादा होगा रेट, इसका SN2 का रेट कम होगा। तो इसका मतलब SN2 के टर्म्स में भी गलत है, SN1 के टर्म्स में भी गलत है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर को भी मैं यहाँ पर कवर दूंगा और मैं आंसर प्रपोज करूंगा, वो आपका होगा आंसर A एंड B। अगेन मैं कह रहा हूं कोचिंग सॉल्व का आंसर यहाँ पे वेरी कर सकता है, अलग अलग टीचर्स का आंसर यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो रोज इस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ सकते हैं, वो आपका हो सकता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन SN2। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीजें आएंगी SN1 के थ्रू और SN1 के थ्रू जाने से रसिमाइजेशन बनेगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वर्जन तो होता नहीं है, या यूं कहें कि इन्वर्जन का अमाउंट रिटेंशन के अमाउंट से ज्यादा होता है, इसलिए अमाउंट हम इन्वर्जन का दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला हुआ है, यहाँ उन्होंने बोला हुआ है कंपाउंड फोर्थ अंडरगोस इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ अंडरगोस इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो SN1 सोचते हैं तो SN1 में भी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। SN2 सोचते हैं, SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो कंप्लीट इन्वर्जन वाली बात को SN2 को अवॉइड करने के लिए हमने SN1 दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पर्टिकुलर पे आपको बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन से भी उन चीजों को लगा सकते हैं। बस अगर उनके बेसिक्स क्लियर हैं तो दैट मींस क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होता है। इसलिए यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंपाउंड P एंड R, कंपाउंड P एंड R अपॉन ओस्मोलिसिस प्रोड्यूसेस Q एंड S। तो चूंकि मैंने अपनी बुक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 जो कि पहला ही यूनिट हमने अल्कीन अल्काइन को डिस्कस किया है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्कस किया है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया है कि ओस्मोलिसिस करने का सबसे आसान तरीका कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए और जो भी अल्कीन होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन सिस्टम में जनरेट हो जाता है। तो यहां पे आपसे कह रहा है P एंड Q अपॉन ओस्मोलिसिस प्रोड्यूसेस Q एंड S रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। द molecular formula of Q and S is C8H8O. Q undergoes Cannizzaro reaction. अब इम्पोर्टेंट जो कि मैंने अपने बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में बेसिक जो 725 पेज पे है उसमें सारे नेम रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है उस पे एक जगह पे कंपाइल किया है और हमने उसमें बताया है कि हर रिएक्शंस को एनालाइज करने का, रिवाइज करने का केवल एक ही तरीका है। आप दिमाग रखिए कि व्हेन दिस treated with this give this reaction is called as this। इसी तरह से सारे रिएक्शन को आपको दिमाग में बैठाने हैं। जैसे मान लीजिए कैनिज़ारो कहता है तो क्या कहोगे when aldehyde without alpha hydrogen on treatment with base undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol, reaction is called as कैनिज़ारो reaction। यहाँ पे अगर बोल रहा है but not haloform reaction तो आपको haloform आना चाहिए कि when aldehyde or ketone having COCH3 group or alcohol with CHOH group on reaction with halogen in presence of base gives salt of carboxylic acid and haloform, reaction is called as haloform reaction। तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है Q undergoes कैनिज़ारो रिएक्शन, मतलब ये एक ऐसा होना चाहिए एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और साथ साथ बट डू नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन दूसरा जो है वो कह रहा है S undergoes हेलोफॉर्म रिएक्शन, S undergoes हेलोफॉर्म रिएक्शन बट नॉट कैनिज़ारो। तो एक को कैनिज़ारो रिएक्शन देना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देना है। और अगर कैनिज़ारो रिएक्शन देना है, हेलोफॉर्म नहीं देना है तो ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और अगर यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन देना है तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसमें ये मौजूद हो, सही देखना है। और सबसे अच्छी बात कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए 8। अब लगा लीजिए। अब अगर इसी पर्टिकुलर को हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो यहाँ पे अगर एनालाइज करो इस बॉन्ड को तोड़ दो तो एल्डिहाइड बन गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिज़ारो देख सकता है।
कैनिजारो दे सकता है। इस पर्टिकुलर में देखें, इसको तोड़ दें तो जो ही इसको तोड़ दिया pH COCH3 मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन ये दे सकता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर इसको तोड़ दिया एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इसको तोड़ दो तो COCH3 हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इसको तोड़ दो तो इसको तोड़ दिया एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। इसको तोड़ दो तो जो ही इसको तोड़ दिया तो COCH3 और COCH3 मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इसको अगर तोड़ दिया तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया तो COCH3 हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये कहेगा कि चारों आंसर सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए C8H8O। दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 8। अब एनालाइज करो, यहाँ पर 6 7 8, यहाँ पर 6 7 8, तो दैट मींस इसे आपको लेना है। यहाँ आइए 6 7 8, दैट मींस इसे आपको लेना है। अब यहाँ आइए 6 7 8, लेकिन 6 7 8 9, दैट मींस इसे आपको नहीं लेना है। यहाँ आइए 6 7 8 ले सकते हो, लेकिन 6 7 8 9, दैट मींस इसे आपको नहीं लेना है। तो जल्दबाजी में अगर आपने केवल किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देखा तो आप आंसर बोलोगे ABCD, लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, कार्बन के नंबर को गिना, तभी आपका आंसर आएगा A एंड B। आंसर होगा A। अब हमने पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा है और पैराग्राफ करने के पहले रिएक्शंस को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद चीजों को लगाइए। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड P, ये कंपाउंड P है। द रिएक्शन कंपाउंड P विद CH3MgBr in excess or in diethyl ether followed by addition of water give compound Q। मतलब ये कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर गिव कंपाउंड Q। आगे आपसे कह रहा है द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव R। मतलब जो Q बना हुआ है इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट है 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है R। The reaction of R with CH3COCl in presence of AlCl3 in CH2Cl2 followed by treatment with water produces compound S। S और ET को हमने बता रखा है, ET मतलब इथाइल ग्रुप है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया the product S is। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है वो क्या है S है। अब आप जरा सोचिए, अगर आप रिएक्शन को समझें और एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपके पास है क्या कि एक आपके पास बेंजीन है और इसी बेंजीन से C पे 3 CH3 मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जहाँ लगा हुआ है इसी के पैरा पोजीशन में CH2 COOET है। तो इसी के पैरा पोजीशन पे CH2 COOET है, ये मॉलिक्यूल है और क्या है इसके ऊपर Gr का रिएक्शन। तो अगर Gr CH3MgBr ये रिएक्शन करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, पहले इस बॉन्ड को तोड़ देगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ बन जाएगा कीटोन और कीटोन बनते ही दूसरा Gr मॉलिक्यूल एक बार फिर से अटैक कर लेगा और एक बार फिर से अटैक करके इसी कार्बन 2 CH3 आ जाएंगे, O- आ जाएगा जो बाद में प्रोटॉन लेकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्यों बनाओगे उस पर्टिकुलर में, इससे तो आपने बेंजीन को ऐसे ही बना दिया, टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे ही ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, इसी पे 2 मिथाइल और यहाँ पर OH ये बना लिया। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल कौन सा है Q है, ये मॉलिक्यूल Q है। अब यहाँ पे कह रहा है Q के ऊपर जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब प्रोटॉन है और इसका लोन पेयर खा लिए, तो इसी लोन पेयर का प्रोटॉन के ऊपर अटैक होगा और यहीं से वाटर निकल जाएगा। तो अगर आपने वाटर को निकाल दिया तो वाटर को निकालते ही बन जाएगा कार्बोकेटायन
और उसी कार्बोकेटाइन के ऊपर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेगा। और रिएक्शन करने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे डीप्रोटोनेशन और डबल बॉन्ड का बनना। तो डबल बॉन्ड को बनाते ही आपके पास ऐसी चीजें मिल जाएंगी, वो कुछ ऐसी मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। इसी कार्बन को लाकर इस कार्बन से जोड़ दिया और जोड़ते ही आपके पास सिस्टम ऐसा बन गया। तो यही सब पर्टिकुलर कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है? आर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बेंजीन में 3 सब्स्टिट्यूशन, एक टर्सरी ब्यूटाइल का, एक पर्टिकुलर सी जिसमें 2 मिथाइल और ये लगा हुआ है, और एक पर्टिकुलर CH2 का। और आगे कह रहे हैं इसके ऊपर CH3COCl in presence of AlCl3, मतलब एसाइलेशन की बात कर रहे हैं, मेटल का एसाइलेशन की बात कर रहे हैं। तो 3 चीजें मौजूद हैं, एक CH2, एक C पे 2 मिथाइल और ये कार्बन, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल टाइप सोच सकते हो, यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, एक से ज्यादा ग्रुप्स बेंजीन पे बना लगा होता है, तो उस केस में ओरिएंटेशन देखते हैं, और उस ओरिएंटेशन ये देखते हैं कि डिसाइड कौन करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल किसके बेसिस पे आए। तो यहाँ पर CH2 जो कि हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल टाइप जो कि प्लस I से दे रहा है, और आपको मालूम है कि हाइपर कंजुगेशन का पावर ज्यादा होता है, तो इसीलिए डिसाइड कौन करेगा? CH2। तो CH2 का ये ऑर्थो ब्लॉक है, पैरा ब्लॉक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा। वो पोजीशन कौन सी है? ये वाली ऑर्थो। और इसी वाले ऑर्थो पे COCH3 को ला दोगे, और इसी वाले ऑर्थो पे अगर हम COCH3 को ला दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीजें मिल जाएंगी वो कुछ ऐसी मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएंगी। और यही जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो क्या है? S। तो ये हमसे पूछा हुआ है कि आप बताइए कि कौन सा S है। एक इन्होंने ऐसा दे रखा है, एक इन्होंने ऐसा दे रखा है, एक इधर और एक उधर दे रखा है। तो यही जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसी पर्टिकुलर कंपाउंड को आपको बोलना क्या है? S है। और वो जो कंपाउंड है वो कौन सा है? A है। तो आपका आंसर 35 का जो हो जाएगा वो क्या है? A है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछा गया है, द रिएक्शन Q2R and R2SR, Q2R and R2SR। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आपने रिएक्शन कराया था तो आपके पास था एक बेंजीन जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा था, यहाँ CH2 और यहाँ एस्टर था, जिसके ऊपर आपने Cr का रिएक्शन कराकर जो बना लिया था वो कुछ ऐसा था। टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पर ये बना लिया था, फिर आपने वाटर निकालकर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराकर जो बना लिया था वो कुछ ऐसा बना लिया था, वो आपने कुछ ऐसा बना लिया था। और उसके बाद फिर से आपने एसाइलेशन कराते हुए आपने कुछ ऐसा बना लिया था, अब जरा ध्यान से चीजों को देखा जाए, इसमें भी उन्होंने कुछ हद तक कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की हुई है, और इसमें भी कुछ लोगों के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है रिएक्शन Q2R and R2SR। Q2R इंपॉर्टेंट यहां भी ये है, Q2R। तो ये जो पर्टिकुलर था ये तो P था, ये जो पर्टिकुलर था ये आपका Q था, और ये जो पर्टिकुलर है वो आपका R है, और ये जो पर्टिकुलर है वो आपका S। तो क्वेश्चन इनका ये है कि Q2R मतलब इससे इसका बनना, और उसके बाद दूसरा इससे इसका बनना। अब ध्यान से देखिए, हमने ये बोला कि यहीं से अगर वाटर निकाल दें, कार्बोडाइन बना दें, इसका अटैक करा दें, वाटर निकल गया, और अगर वाटर निकल गया तो फाइनली आपको ये मिल गया। तो पहला कह रहा है डिहाइड्रेशन, तो आपको लगेगा वाटर निकला है मतलब डिहाइड्रेशन। दूसरा फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का सिस्टम में जोड़ना, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन कहेगा कि डिहाइड्रेशन भी है, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये सही है। दूसरा कह रहा है एरोमेटिक सल्फोनेशन और उसके बाद फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो चूंकि सल्फोनेशन नहीं है इसलिए इसमें तो गलती नहीं करो और इसे तो काट दो। तीसरा कह रहा है फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का आना, अल्काइल ग्रुप का आना, ये अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन से आ गया, अल्काइल ग्रुप का आना मतलब अल्काइलेशन। और दूसरा कह रहा है डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन।
तो चूंकि वाटर निकल भी रहा है तो डिहाइड्रेशन भी है और सिस्टम में एसाइलेशन भी है। तो कुछ हद तक आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है ये भी हो जाए। यहाँ पे आ जाओ, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आप कुछ हद तक इसे भी सोच सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एससीक्यू है, और अगर क्वेश्चन एससीक्यू है तो 3 तो सही नहीं हो सकते हैं, और इन्हीं में से आपको एप्रोप्रिएट पकड़ना है कि आखिर लें कौन सा। अब जरा ध्यान से देखिए और अवॉइड करिए चीजों को कैसे हम काटें। यहां पे उन्होंने बोला फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कॉमा डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर आप ध्यान से देखिए यहां से ये तो आपने बना लिया और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपसे पूछ रहा है तो वाटर यहीं पे निकला है, कार्बोकेटायन बना है और इसी के ऊपर अटैक है, और इसी स्टेप में जो अल्काइल ग्रुप का सिस्टम में आना है, अल्काइलेशन है, तो इसी अल्काइलेशन वाले स्टेप में ही डिहाइड्रेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जैसे मैंने बोला होगा अपने एरोमेटिक वाली बुक्स में कि व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड गिव alkyl substituted benzene as a product. Reaction is called as फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन क्या है कि when benzene or aromatic compound is treated with acid halide in presence of AlCl3 give acyl substituted aromatic compound as a product. Reaction is called as फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इंपॉर्टेंट वाटर यहीं पे निकल रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, यहीं पे अटैक हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, डिहाइड्रेशन के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और उसके बाद बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन। डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इस वाले स्टेप में कहीं भी डिहाइड्रेशन नहीं और इस वाले स्टेप में कहीं भी डिहाइड्रेशन नहीं है, इसलिए आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। इसे तो आपने पहले ही अवॉइड कर रखा है। अब कंफ्यूजन आएगा कि क्या हम अल्काइलेशन और एसाइलेशन सोचें या डिहाइड्रेशन और एसाइलेशन सोचें, यही परेशान करेगा। डिहाइड्रेशन है भी, वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन भी है, और साथ साथ अल्काइल ग्रुप का आना मतलब अल्काइलेशन भी है। तो अल्काइल ग्रुप का आना अल्काइलेशन भी है, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन भी है, ये परेशान करेगा। और जब भी ऐसा परेशान करे अगेन अपने बेसिक्स पे जाइए, जो कि मैं अपने बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में बोला है। नॉर्मल पिक्चर में अगर वो डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है तो अगल बगल कार्बन से OH और H को निकालकर वाटर निकालकर डबल बॉन्ड बनाना है, और ऐसा होता है तभी उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ आपने OH निकाला, कार्बोकेटायन बनाया और इसी कार्बोकेटायन पे बेंजीन अटैक कर लिया, और इसी कार्बोकेटायन पे बेंजीन अटैक कर लिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर अल्काइल ग्रुप का बेंजीन में इंसर्शन होता है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। तो इसका एकदम बेसिक क्लियर है कि जब OH और H अपने एडजेसेंट पोजीशन से निकलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसी पर्टिकुलर को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तभी आप डिहाइड्रेशन वाले पार्ट को सही बोलोगे, और चूंकि अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसलिए आपको इसे भी अवॉइड करना है। और इसे भी अगर आपने अवॉइड कर दिया तो जो आपके पास आंसर आया वो आंसर क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि जो आंसर सी को भी बोले, कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो आंसर डी को भी बोले, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आंसर ई को बोले। लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ऑर्गेनिक में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आईटी ने 2017 अपने एडवांस में आज के डेट में पूछा। सेकंड पेपर काफी कंट्रोवर्शियल है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। पेपर 1 भी कंट्रोवर्शियल है, आयोपैक नेम वाला। आयोपैक नेम में कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि टॉल्यूइन का डेराइव्ड सिस्टम बनता है तो 4-क्लोरोटॉल्यूइन भी दे सकते हैं, लेकिन आयोपैक नेम किसी भी कंपाउंड का केवल एक होता है। जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो दादाजी, रामू, गोलू, मोनू कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब 10th क्लास के मार्कशीट पे जो उस बच्चे का नाम लिख दिया गया वही उसका आयोपैक नेम। तो दैट मींस अगर उस बच्चे का नाम लिख दिया गया है ब्रेंद्र, तो दैट मींस उस बच्चे का नाम ब्रेंद्र ही है, उस पर्टिकुलर को मोहन, गोलू, सोनू, रिंकू, टिंकू हम नहीं बोले। तो इसका मतलब पेपर 1 में एक नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में जहां पे कंट्रोवर्सी हो सकती है,
पेपर 2 में SN1 SN2 जहां में कंट्रोवर्सी हो सकती है, और साथ साथ ये एक क्वेश्चन है जहां कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो मेरा IT वालों से ऐसा मानना है या कहना है, रिक्वेस्ट करना है कि ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन न दें, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस देने से अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सोच सकते हैं। बॉल और बैट आपके पास है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए और आप कहें कि हम बैटिंग करेंगे तो आप बैटिंग करें, आउट होने के बाद कहें कि नो बॉल है, ठीक है, ऐसी कोई गुंजाइश ना हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से कोई डाटा दे सकते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो उसी पर्टिकुलर चीजों को पूछिए, बताइए और लोगों से जानने की कोशिश करिए। कंट्रोवर्सी और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन को हटाइए। कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ऐसे क्वेश्चंस को जहां पे कंट्रोवर्सी हो वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा, टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी साल IT मेंस में अगर किसी बच्चे के 360 में 360 नंबर आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कहां जा चुका है। अगर कंपटीशन इस लेवल तक जा चुका है तो दैट मींस आप अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, लेकिन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मत बनाइए, क्योंकि अगर ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनाने के चक्कर में अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत होता है, छोड़ता है या उसके मार्क्स कम आते हैं, तो ओवरऑल वो भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर हो सकता है कुछ बच्चे ना झेल पाए। तो अगर वो बच्चे नहीं झेल पाते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोटा के टीचर्स या बाहर के नहीं के टीचर्स नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही है। हो आप लोगों ने ऑर्गेनिक एंजॉय किया होगा, और ये ऑर्गेनिक आसान है, थोड़ा सा वक्त देना है, और अगर आपने प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा वक्त दिया तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो ऑर्गेनिक का बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमने अपनी वेबसाइट coachme.co.in उसमें लाइव क्लासेस भी चालू किया है, जिससे कि बच्चा ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू, आईपैड के थ्रू, किसी के थ्रू भी, बस इंटरनेट कनेक्शन उसके पास होना चाहिए, और घर बैठे ही लाइव क्लासेस को पढ़ सकता है। कि जो मैं यहाँ कोटा में पढ़ाऊंगा वही पर्टिकुलर सेम लाइव, मतलब यहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको ट्रांसलेट होगा, और वहाँ पे आपको ट्रांसलेट होगा, वहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं। इवन पहली बार मैंने ऐसा कोशिश किया हुआ है पूरे इंडिया में कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊँ सामने वाला देखे, और साथ साथ अगर अपने कोई डाउट्स हो तो उन डाउट्स को भी पूछ सकता हूँ। जैसे मैं आपका चेहरा तो वहाँ हो सकता है ना देख पाऊँ, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो एराइज होंगे उन क्वेश्चंस को मैं अपने स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे देख लूंगा, और पर्टिकुलर पढ़ाने के दौरान जो भी डाउट्स आएंगे तो उसको उसी समय क्लियर की जाएगी, जिससे कि आपके ऑर्गेनिक पर डर निकल पाए। तो अगर कोई बच्चा चाहे ऑनलाइन क्लासेस करना, तो जो मेरी वेबसाइट है coachme.co.in उस पर्टिकुलर पे प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। उसी साइट पे वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, 99 में है, मेरी सारी किताबें, मेरी बुक्स क्लियर ई बुक्स के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में ऑर्डर कर सकता है, खरीद सकता है, देख सकता है, और ऑर्गेनिक को एंजॉय कर सकता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है।